सम्मानित शिक्षकों तथा प्रिय विद्यार्थियों, आज शक्ति कोचिंग संस्थान के भवन में संस्कृत मंडलिकम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और ऐप के संयुक्त तत्वावधान में लोग उपस्थित हैं। हमारे यहाँ संचालित रहने वाले कोर्स के अंतर्गत इस टेस्ट श्रृंखला का आज से आरंभ हुआ है। के अंतर्गत आज समास प्रकरण नाम का प्रथम टेस्ट श्रृंखलात्मक प्रकरण विद्यमान हुआ है। अवगमन किया गया तमाम सारे अतिथियों के साथ संयुक्त रूप में, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विज्ञप्ति आ चुकी है और उसकी परीक्षा भी सन्निकट है। ऐसे में आवश्यक है कि जो भी अध्ययन किया जाए का मूल्यांकन भी होता रहे। मूल्यांकन करने का एक विशिष्ट तरीका ये निकाला गया कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक विभिन्न पाठ्यक्रमस्थ बिंदुओं पर संस्कृत व्याकरण और साहित्य पर विशेष रूप से अध्ययन का क्रम, जबकि शनिवार के दिन केवल टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया जाए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया और आज प्रथम शनिवार है। आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षीय द्वादशी तिथि है और शनिवार का दिन है। स्थाप्यम समाप्यम च शनि भौमवासरे, स्थापना शनिवार को और समापन मंगलवार को होना ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि से सिद्धांत सम्मत है और नौकरी के लिए शनि ग्रह है वह भी विशेष रूप से उपकारक होता है। इसलिए पिछली बार ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से अतिथियों तक इस बात को अभिव्यक्त कर दिया गया था, उन्हें बता दिया गया था। बहुत सारे लोगों का मंतव्य था, उनका प्रश्नव्य प्रश्न था, फॉर्म कब भरा जाए। यद्यपि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, उसमें कोई मुहूर्त अकेले कारण नहीं बनता। महाभारत में एक श्लोक है जिसकी अर्धाली है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति अपने ही शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। कोई पहले जल्दी सेलेक्ट हो जाता है और उतनी ही मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति काफी बाद में सेलेक्ट होता है, और उसमें भी कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जाता है जो सेलेक्ट होता ही नहीं। तो इसमें भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मफल अगर आज हमारे कर्म सही हैं तो ये फल निश्चित रूप से सही रूप में आगामी समय में बदलेंगे भी। फिर भी सामान्य तरीके से ग्रहीय प्रभावों का क्रम उनके दिनों में अवश्य देखा जाता है, और इसलिए शनि का दिन आज का ही दिन है, शनिवार ही उसका दिन है। ऐसी स्थिति में होता है ही, यदि आप शनि की उपासना करते हैं, शनि के दिन आवेदन करते हैं, शनि का ध्यान करते हैं, तमाम सारे पीड़ा का निवारण हुआ करता है। अतएव मैंने इस बात को भी उस दिन बताया था और आज आरंभ में भी इसी के साथ किया गया। रही बात संपूर्ण प्रश्न श्रृंखला की कि 125 सवाल पूछे जाते, थोड़े दिन धीरज रखिए। अभी हम जो अपनी इंटरनल कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं वे विषय जैसे ही पूरे होते हैं उन्हीं विषयों पर पिछले 20 वर्षों में आए हुए प्रश्न और आगामी समय में जिनके आने की प्रबल संभावना है उन पर हम चर्चा करना ज्यादा यथेष्ट समझते हैं। अतएव उस इष्टता का ध्यान रखते हुए मैंने अभी यह निश्चय किया है कि प्रत्येक शनिवार को 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला आयोजित की जाए। यद्यपि कुछ दिनों के बाद
मैं इस श्रृंखला को संपूर्ण में तब्दील कर दूंगा, परिवर्तित कर दूंगा। प्रश्न में स्वतः बनाता हूं, जो पीछे आए हुए हैं क्या जिनके आने की संभावना है। मेरे यहाँ न तो बच्चे बनाते हैं, न मैं बनाने के लिए कभी कहता हूं, न मेरा कोई निर्देश रहता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब एलटी की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में भी मैंने 9 संपूर्ण श्रृंखलाएं करवाई थी। आज विद्यार्थी वे नहीं हैं, वहां के अधिकाधिक विद्यार्थी सेलेक्ट हो गए, गुंजन यादव वगैरह सब अपने स्थान पर चले गए, अच्छी अच्छी मेरिट में आए थे। उन्होंने इस बात को कबूल किया, प्रश्न श्रृंखला से काफी लाभ हुआ। का कारण यह था कि 9 प्रश्न श्रृंखलाओं में तो संपूर्ण रूप से थी, अलग अलग प्रश्न थे और परीक्षा के काफी आसन्न के थे, करीब के थे, तो इसका लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। मैंने भी अनुभव किया, यदि सही रूप में इनका पारायण किया जाए, कराया जाए, तो एक अतिथि को इसका लाभ मिल सकता है। तो इसलिए जहां आप अपनी पुस्तकों का, पाठ्यक्रम में विद्यमान विभिन्न बिंदुओं का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, मीमांसन करते हैं, वहीं पर यदि एक मूल्यांकन प्रणाली के प्रश्नों का भी अध्ययन किया जाए तो और अच्छा होगा। तो इसलिए आपसे ये कहना है, थोड़े दिन के बाद मैं इसकी 10 प्रश्न श्रृंखला संपूर्ण रूप की करवा दूंगा और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीजीटी के लेक्चररशिप की भी परीक्षा हुई और अभी देखिए संयोग महज कि राजीव पांडे जी आ गए, उपस्थित हो गए। ये भी हमारे विद्यार्थी रहे और लक बाई चांस, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बैठा था। अब ये भी तय कि लोक सेवा आयोग में आए थे गुरुजी, तो मैंने सोचा आशीर्वाद दे, मिठाई लेकर के चले आए कि 5वीं पोजीशन लोक सेवा आयोग में है। जबकि इसके पहले मिथिलेश वे भी मुझसे मिलने आए थे और उसी दिन यूट्यूब से उन्होंने अपने एससी की श्रेणी में उनका भी 5th स्थान था, लेकिन इनका संपूर्ण सूची में 5वां स्थान। तो संयोग से ये आ गए हैं, तो मैंने इनको रोक लिया कि रुक जाइए, 2 मिनट हमारे विद्यार्थियों को भी आप संदेश दे दीजिएगा, क्योंकि आप अध्यापक हो गए हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती कि हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे शिक्षक भी होते हैं और एक शिक्षक तो हमारे सामने ही बैठ गया। तो इसलिए मैंने कहा, सम्मानित शिक्षकों और प्रिय नौजवान विद्यार्थियों, तो आइए, जो समास का प्रकरण आज संपन्न हुआ है के स्पष्टीकरण के संदर्भ के लिए मैं मुख्य रूप से यहां आगत हूं। तो हम लोग उस समास पर अपनी दृष्टि को विक्षेपित करें। यद्यपि प्रश्न श्रृंखला के प्रश्न कम थे, कुछ लोगों को लगते भी होंगे, लेकिन इन पर विशेष अवगमन न करके इनकी गहराइयों पर अवगमन करना चाहिए। जैसे कि आज विद्यार्थी धन पर विशेष अवगमन करते हैं और गुणवत्ता पर कम। तो मैं चाहूंगा कि सिलेक्शन के लिए गुणवत्ता और वैशिष्ट्य विशेष उपयोगी होता है, इसलिए उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना सुनिश्चित करें। समास एक ऐसा प्रकरण है जो संसार की 3000 भाषाओं में, संस्कृत भाषाओं में जिस तरह विद्यमान है, निश्चित रूप से विलक्षण है। आज संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिनमें संस्कृत में जिस प्रकार से समास का उपयोग किया गया है, वह संसार की उन सभी भाषाओं में विलक्षण है। यह समास प्रक्रिया, समास का उपयोग भाषा में समास के शब्दों का सन्निवेशन अनादिकाल से चला आ रहा है। यह लौकिक संस्कृत की ही विशेषता नहीं है, बल्कि हमारे वैदिक वाङ्मय में भी समास शब्दों का बहुतायत उपयोग हुआ है। यद्यपि संस्कृत भाषा आरंभ से ही 2 रूपों में बटी दिखी। पहले वैदिक वाङ्मय का ही विशेष संचालन था, लेकिन बाद में संस्कृत का लौकिक रूप भी हमारे सामने आया
और फिर हम लौकिक की ओर ही मुड़े और वैदिक भाषा का सुनिश्चित व्याकरण हमें प्राप्त न हो सका या काल सापेक्ष कवलित हो गया, जिसके कारण वैदिक भाषा का लिखना पढ़ना प्रायः न्यून हो गया, कम हो गया। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुसलमान, तमाम सारे विदेशी आक्रांता भारत में आए, जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों पर कुठाराघात किया। हमारी अनेकानेक पुस्तकों को जला दिया गया, विभिन्न विश्वविद्यालयों में रखी गई लाखों पुस्तकों को जलाया गया। ये दुर्भाग्य है कि हमें आज सारी पुस्तकें प्राप्त नहीं है, परंतु हम आज परीक्षोपयोगी बिंदुओं पर विशेष दृष्टि अंकित करने के उद्देश्य से हैं विराजमान है। अतएव लौकिक संस्कृत में विद्यमान रहने वाले समास प्रकरण पर हम चर्चा करना अपेक्षित समझेंगे। समास शब्द का क्या अर्थ है? असुक्षेपणे धातु तम उपसर्ग कहीं प्रत्यय लग करके समास शब्द बनता है। हमेशा शब्दों के निर्माण में प्रकृति और प्रत्यय का संयोग होता है। पहले प्रकृति माने धातु होती है और उसके बाद में प्रत्यय होता है। बिना इन दोनों को जोड़े शब्द बन ही नहीं सकता। संस्कृत में वाक्य प्रचलित है, न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय। तो इसलिए पद बनाना है, शब्द बनाना है, भाषा में प्रयोग करना है, तो धातु और प्रत्यय इन दोनों का प्रयोग वांछनीय है। बिना इनके शब्द नहीं बनेगा। उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये ऐच्छिक हैं। इनकी संख्या लोक में और वेद में दोनों में नियत है। लोक में इनकी संख्या 22 है, जबकि वेदों में इनकी संख्या 30 है। और ये धातुओं के पहले लगाए जाते हैं। लग करके ये अर्थांतर करते हैं, प्रायः हमेशा नहीं करते। कभी कभी अर्थ की वृद्धि कर देते हैं, कभी अर्थ को न्यून कर देते हैं, कभी अर्थ को विपरीत कर देते हैं, कभी अर्थ को त्यों का त्यों रहने देते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। श्लोक बड़ा प्रचलित है। एक शब्द है हार, हार माने माला, और इसमें हरि धातु से घई प्रत्यय लगाया जाए तो हार शब्द का विनिर्माण होगा। और इस हार शब्द जो माले का सूचक है, इसमें अगर प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो प्रहार हो जाएगा, और प्रहार माने मारना। आ उपसर्ग लगा दीजिए, आंग, उसका आ लग गया तो बन जाता है आहार माने भोजन करना। बी उपसर्ग लग जाता है तो विहार बन जाता है माने घूमना। तब उपसर्ग लग जाता है तो संहार बन जाता है माने जान से मार डालना। परि उपसर्ग लग जाता है तो परिहार बन जाता है और अर्थ हो जाता है कि छोड़ देना। अब एक ही हार शब्द विभिन्न अर्थों का वाही हो गया केवल उपसर्गों के प्रभाव से। तो इस तरह शब्द के विनिर्माण की प्रक्रिया है। हम जानते हैं, पूछा जाता है सवाल की संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल को, व्यंजनों के मेल को, वर्णों के मेल को, शब्दों के मेल को। तो आप कहते हैं वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब सवाल उठा कि समास किसे कहते हैं? तो समास किसे कहते हैं, यही तो यहाँ का पहला सवाल है। मैं पेपर उठा लेता हूं और इसमें देखिए पहला सवाल आया है समासः समासे भवति। दूसरा सवाल स्वर विधि, वाक्य विधि, शब्द विधि और प्रातिपदिक विधि। कौन सी विधि होगी? शब्द विधि ही होगी, क्योंकि एक से अधिक पदों में समास होता है। समास न तो व्यंजनों में, न तो शब्द, न तो वर्णों में, न तो व्यंजनों में, न तो प्रातिपदिकों में, बल्कि पदों में होता है। पद और शब्द प्रायः एक ही करीब के होते हैं। अगर पद भी है और शब्द भी है विकल्प में, तब आप पद लगाएंगे, क्योंकि पद का ही प्रयोग किया गया है। तो इसलिए पद इंगित करेंगे। सुप्तिगंतम पदम कह करके पद की परिभाषा दी गई है, उसका लक्षण किया गया है। सुबंतम तिंगंतम तो पद संयम स्यात्, माने सुप्रत्यय तो 18 है, 18 है, 21 है। तो ये जो 21 माने 21 प्रत्यय है, सुऔजसम और ससाद, ये
जब शब्दों में लगते हैं, प्रातिपदिक से लगते हैं, तो इन्हें पद कहते हैं। इसीलिए पाणिनि ने जो परिभाषा दी है वो दी है सुप्तिगंतम पदम। 5 शब्द नहीं कहा है, पदम कहा है। इसलिए पद सबसे करीब के हैं। और आगे समास में कहा है कि समर्थः पद विधि, माने जब सामर्थ्य होती है परस्पर, तब एक से ज्यादा पद विधि के अनुसार समास को प्राप्त करते हैं। तो नियम के आधार पर एक पद दूसरे पद से जुड़ जाते हैं और कई पद इकट्ठे होकर समास कहलाते हैं। तो कई पद जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नया पद निर्मित होता है। जैसे मान लीजिए 2 पद राज्ञः पुरुषः, तो ये राज्ञः अलग पद है, पुरुषः अलग पद है, लेकिन कनेक्ट हो गया, ज्वाइंट हो गया, जुड़ गया, एक नया पद बना राजपुरुषः। तब राजपुरुषः ये एक नया पद हो गया। अब ये जो नया पद राजपुरुषः हुआ ये समस्त पद कहलाएगा। लेकिन अगर विकल्प में पद नहीं है तब आप उसे, अगर शब्द है तो शब्द पर ही अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अंकित करेंगे। प्रातिपदिक किसे कहते हैं ये भी चौथे विकल्प में यहां है, प्रातिपदिक विधि ही। तो प्रातिपदिक विधि क्या है? प्रातिपदिक तो शब्द बनने की पूर्वावस्था है। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च, इन 2 सूत्रों के द्वारा पाणिनि ने इसे पूर्ण किया है, बताया है, समझाया है। तो इसलिए लोक में प्रचलित तमाम सारे शब्द प्रातिपदिक कहलाते हैं। अधातु, जब उनमें कोई धातु न मिले, कोई प्रत्यय न मिले, लेकिन अर्थ रहे, तो उन्हें प्रातिपदिक कहा जाए। होशियार लोग जब नाम रखते हैं तो उसमें धातु, प्रत्यय, उपसर्ग सब समझ कर रखते हैं। तो फिर जहां पर कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय देखे जाएं, या जहां समास में बने हुए शब्द देखे जाएं, उन्हें भी प्रातिपदिक कहा जाए। तो कृत तद्धित समासाश्च, तो इसलिए 2 सूत्र आए और दोनों ने प्रातिपदिक संज्ञा की। यहाँ समास प्रातिपदिकों के बीच नहीं होता, पदों के बीच होता है या शब्दों के बीच होता है। व्याकरण शास्त्र को क्या कहते हैं? पद शास्त्र कहते हैं। भवभूत ने कहा है पदवाक्य प्रमाणज्ञ, माने पद शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र, वाक्य शास्त्र मीमांसा शास्त्र, और प्रमाण शास्त्र माने न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र को पहले प्रमेय शास्त्र कहते थे, लेकिन गंगेश उपाध्याय जैसे विलक्षण विद्वान पैदा हुए, उन्होंने प्रमेय के बजाय प्रमाणों पर बल दिया, और तब से प्रमाण ही विशेष मात्रा में यहाँ विश्लेषित किए जाने लगे। तो न्याय शास्त्र का नया नाम पड़ा प्रमाण शास्त्र, तो वहां पद शास्त्र कहा गया है। और पुराने समय में कुल 8 वैयाकरणों का नाम प्रचलित था। बाद में पाणिनि आए, जिन्होंने लौकिक संस्कृत का सांगोपांग ग्रंथ लिखा, और यही ग्रंथ हमें प्राप्त हो गया। कई हजार साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी व्याकरण बदला नहीं, वही चल रहा है पाणिनि वाला। तो इसलिए तमाम सारे व्याख्याकार, टीकाकार, भाष्यकार उत्पन्न हुए, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। उनके ग्रंथों के आधार पर भी अध्ययन अध्यापन का क्रम का जो मूलाधार है वे पाणिनि ही है, उनके अष्टाध्यायी। तो उसे भी शब्द शास्त्र कहा जाता है, शब्दानुशासन कहा जाता है। माने व्याकरण शास्त्र को शब्द शास्त्र भी कहा जाता है, पद शास्त्र भी कहा जाता है, शब्दानुशासन भी कहा जाता है, पदानुशासन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी एक डिक्शनरी तैयार की है, शब्द तैयार कराए हैं, और उन शब्दों का अध्ययन कराने के क्रम में लगभग 4000 सूत्रों का पल्लवन दिखाया है, 4000 सूत्र बताए हैं। तो यहां पर जो दूसरा सवाल है, समासे भवति स्वर विधि ही वाक्य विधि ही, स्वर विधि होती नहीं। स्वर विधि कहां होती है? स्वर विधि स्वर संधियों में होती है। और वाक्य विधि ही, ये वाक्य की विधि कहां होती है? अव्यों में हुआ करती है वाक्य विधि। वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा सत्युक्त पदोच्चय। तो इसलिए विभिन्न पदों के समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्यों के समूह को काव्य कहते हैं। शब्द विधि ही समासों में होती है, और प्रातिपदिक विधि ही, जो प्रातिपदिक हैं उन्हें पद बनाया जाता है। वे जब पद बनाए जाते हैं तब प्रातिपदिकों की विधि दिखाई पड़ती है। रिंकू, पिंटू, टिंकू, मिंटू, चिंटू, आज इस तरह के भी नाम हैं।
तो इनमें आप खोज ही नहीं पाएंगे कि कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है। तब तो ये भी प्रातिपदिक माने जाएंगे, क्योंकि अर्थवान तो है। अगर कहा जाए भो रिंकू अत्रागत, कोई रिंकू नाम का आदमी चलता हुआ चला आएगा हमारे पास, तो इसलिए यह भी प्रातिपदिक कहलाएगा। और इसको पद बनाने के लिए हम सुप प्रत्यय जोड़ेंगे। तो ये दूसरा सवाल है जिसका विकल्प सी सही है। पहला वाला समासः गतिविधा, ये विवाद परक सवाल रहा है, मैंने जानबूझकर दिया है। ये कई बार पहले भी आया है, अब आजकल कम आता है, लेकिन फिर भी मैंने दिया इसलिए कि आज इस पर चर्चा हो जाए, और ऑफलाइन के जरिए ऑनलाइन भी चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए समासः गतिविधा, ये कति शब्द भी एक बार पूछा गया था, यहाँ रूप नहीं चलता कति कतिनी कति, तो इसलिए ये केवल बहुवचन में ही चलता है। तो यहाँ कति कितने, विधि कितने विधा प्रकार के हैं, चतुर्विधा पंचविधा षड्विधा द्विविधा। अब हमारे साथ टीजीटी भी हैं, एलटी भी हैं, पीजीटी भी हैं और यूजीसी भी हैं। तो समय शाम कृते का क्या सार्वभौम उत्तर निकाला जाना चाहिए, जरा आप ही पहले बता दीजिए। पंचधा। भरतराज ने अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, समसनम समासः, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, और समासः पंचधा। इसी के साथ दूसरा वाक्य लिखा है, समास 5 प्रकार के हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता, भरतराज की लघु सिद्धांत कौमुदी सारे संसार में प्रचलित हो गई है। माने 15वीं शताब्दी में आने वाले भट्टोजी दीक्षित के परम शिष्य आचार्य भरतराज जैसा वैयाकरण, जिसने पाणिनि को भी चैलेंज कर दिया था, पाणिनि के ही सूत्रों का गुम्फन किया, लेकिन जिस क्रम से गुम्फन किया वो कोई और नहीं कर पाया था, यहां तक कि उनका विद्वान गुरु भी नहीं कर पाया था। उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से क्रम का विन्यास किया है। उन्होंने देखा कि बच्चों को जैसे पहले ककहरा पढ़ाया जाना चाहिए, उस तरह से पहले संज्ञा प्रकरण रखा। संज्ञा प्रकरण में सारे व्याकरण की संज्ञाएं नहीं आई, वही संज्ञाएं आई जिनकी आवश्यकता थी। और फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने संधि प्रकरण रखा। संधि प्रकरण जब संज्ञा सीख जाता है, वर्णमाला सीख जाता है, तो फिर उन वर्णों को जोड़ना भी आना चाहिए। इसलिए दूसरे नंबर पर जाकर के उन्होंने संधि प्रकरण रखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रैक बढ़ाया और कहा कि अब शब्द रूप सिखावें। शब्द रूपों का लिंग, षडलिंग, 6 प्रकार के, जो 3 प्रकार के लिंग हैं, उनको 2 तरीकों से बताने का यत्न किया। विभिन्न प्रकार के शब्दों को सिखाया। फिर 10 लकारों वाले धातुओं के प्रकरण को सिखाया। क्रमानुसार बढ़ते गए। समास और कारक तो बहुत बाद में आए। तो आप समझ सकते हैं कि सुदृढ़ क्रम विन्यास वाला भारतवर्ष का पहला संस्कृत वैयाकरण भरतराज हैं, और उन्हीं को यह श्रेय जाता है। इसलिए उनकी लघु सिद्धांत कौमुदी कोई सामान्य कौमुदी नहीं है। कौमुदी माने चंद्रिका, जो प्रकाश करे, अंधकार को प्रकाशित कर दे, अंधकार वहां हटा दे उसको, ऐसी क्षमता रखने वाली ये उनकी लघु सिद्धांत कौमुदी है। उन्होंने लिख दिया। लेकिन भाई आप तो कहेंगे हम तो चैन बोर्ड वाले हैं, ठहरे टीजीटी के, और उसमें पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना कृत, इसी के आधार पर हमें अध्ययन करना है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते भी सुन देखे जाते हैं, सुनता हूं, कभी कभी उस पर बताता भी हूं उन्हें। देखिए, बाबूराम जी केवल एकमात्र टीकाकार है। उन्होंने भी जो टीका की है वे अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों पर ही की है। संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हेड रहे, बाद में वाइस चांसलर भी हुए। नो डाउट अच्छे संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने तमाम सारे वैयाकरणों के मंतव्यों का समाकलन किया, एक सरल ढंग से पुस्तक लिखने का प्रयास किया। चैन बोर्ड में इसलिए रखी गई, इतनी सरल ढंग से छोटे बच्चों के हित के लिए कोई समझाने वाली दूसरी पुस्तक नहीं थी, इसलिए समझने समझाने की दृष्टि से वह स्थापित की। मान लीजिए उसी के तहत, क्योंकि आप चैन बोर्ड में खड़े होंगे, सच क्या जाने संस्कृत, तो आप दिखाएंगे कि सर ये किताब है, यही पाठ्यक्रमित है और इसमें लिखा हुआ है समास 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन जहां उन्होंने लिखा है कि मुख्य रूप से 4 समास होते हैं, वहीं नीचे लिख दिया है क्या कि प्रधान रूप से समास 6 प्रकार के देखे जाते हैं, 2 और प्रधान समास भी देखे जाते हैं।
अब बताइए, एक तरफ मुख्य, दूसरे तरफ प्रधान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुख्य एंड प्रधान? बताइए आप क्या कहेंगे? मुख्य और प्रधान में कौन सा अंतर आता है? फिर जो बहुत प्रचलित श्लोक हैं, अगर उनमें भी अवलोकन करेंगे तो इन सभी 6 समासों की बात आ जाती है। गरीब आदमी राजा के दरबार में आया, राजा से सवेरे सवेरे कहा कि द्वंद्वोस्मि द्विगिरप चाहम, द्वंद्व में जोड़ा हूं, 2 लोग हैं मेरे पास, पति और पत्नी। अकेला होता तो कम में काम चल जाता है, लेकिन अब चूंकि पत्नी भी साथ है, लिहाजा पहनाने ओढ़ाने खिलाने पिलाने में थोड़ा खर्च बढ़ गया। तो राजा से कहा द्वंद्व माने 2 लोग हम हैं और द्विगुरपि, और हमारे पास एक जोड़ी बैल भी है। द्विगु, गो माने बैल, गो माने सांड, गो माने इंद्रिय, गो माने गाय, बहुत सारी चीजें होती हैं, गो माने किरणें। तो कहा कि हमारे पास एक जोड़ी बैल भी है, भाई खेती भी न करना पड़ता है, इनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। खेती कभी हुई कभी नहीं हुई, कभी पानी बरसा कभी नहीं हुआ। तो द्विगुरपि चाहम और मद गेहे नित्यम अव्ययी भाव, और जिसका प्रभाव क्या पड़ता है कि मद गेहे, मेरे घर में नित्यम हमेशा अव्ययी भाव, व्यय का अभाव रहता है। व्यय माने खर्च करना, जब पैसा रहेगा तभी न खर्च करेंगे, हमारे पास कम है तो हम खर्च कहां से ज्यादा करेंगे। तो इसलिए उसका भाव था कि हम खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, माने पैसा ही नहीं है, ये व्यंग्य निकला। मद गेहे नित्यम अव्ययी भाव, तो कहा हे महाराज तत्पुरुष कर्मधार, हे पुरुष, पूरी शरीरे शेतेति पुरुषा, आप पुरुष हैं, आप महान हैं, आप महाराज हैं, इसलिए कर्म धारया, हमारे लिए आप कुछ ऐसा कर्म धारण कीजिए, ये न हम श्याम बहुव्रीहि, ये न जिसके द्वारा अहम बहुव्रीहि श्याम, मैं बहुत अधिक व्रीहि माने धन धान्य वाला हो जाऊं। अब यहां देखिए समास कितने आ गए, पहला द्वंद्व, दूसरा द्विगु, फिर नित्यम अव्ययी भाव 3, और चौथा तत्पुरुष 5वां, और तत्पुरुष कर्म धारय ये ना हम श्याम बहुव्रीहि, और 6ठे नंबर पर बहुव्रीहि, ये सब आ गए। तो इसलिए 6 समासों का नाम यहाँ सम्मिलित रूप से आ गए। तो ज्यादातर जो प्रचलन है वह 6 का ही है। तो बाबूराम जी ने वहां स्वयं ही ये डाउट उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न प्रायः अब नहीं आ रहे हैं। जो चतुर प्रश्न प्रष्टा हैं वे या तो 4 ही विकल्प में दे रहे हैं, या तो 6 ही दे रहे हैं, और 5 का विकल्प लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर हायर लेवल पर सही माना जाएगा, उनके लिए 5 ही है। और इसलिए हमने 4, 5, 6, 7 सब लिख दिया और आपसे चर्चा भी कर ली, लेकिन माना हमने भी 5 ही है, इसलिए कि जो एथेंटिक है। तो इसलिए वरदराज ने जो अपनी वृत्ति में समासः पंचधा लिखा है, उसी को मैंने स्वीकार किया हुआ है, और वही सही भी होना चाहिए। तो इसलिए समास के पहले वाले प्रश्न का विकल्प दूसरा सही है, पंचविधा, दूसरे का तीसरा सही शब्द विधि ही, तीसरा है वृत्तिर्नास्ति। वृत्ति किसे कहते हैं? बहुत सुंदर, परार्थाभिधानम वृत्ति है, माने पर अर्थ के अभिधान को वृत्ति कहते हैं। ये आया कहां? वृत्त्यर्था व बोधकम वाक्यम विग्रह, विग्रह समास में होता है और संधि में विच्छेद होता है। तो यहां जो विग्रह है, विग्रह किसे कहते हैं? तो वृत्ति के अर्थ को, अवबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं। उस प्रसंग में वृत्ति शब्द आ गया। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? माने कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत वृत्ति। ये सब अपने यहाँ के विद्यार्थियों को मैंने अतीत में बताया समझाया है, फिर जब का छूटा है बाद में आएगा पुनः बताऊंगा। तो यहाँ कृतंत का, समास का, एक शेष का और संधि का 4 विकल्प हैं। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प है? जो वृत्तिर्नास्ति, चौथा वाला, वृत्ति नहीं है, संधिगा, संधि के अंतर्गत गमन करने वाली, रहने वाली। तो यहाँ संधि के अंतर्गत गमन नहीं है, इसलिए जो 3 हैं वही वृत्तियों के रूप में ख्यात हैं। तो इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही है।
अगला है प्रकृति वक्रः पदे समासो भवति। यह सवाल पिछली बार आया था। प्रकृति वक्रः शब्द बड़ा ही विख्यात हो गया है, तो आप लोगों ने निशान भी लगाया था। कौन सा? प्रकृति वक्रः, प्रकृत्या वक्र है, प्रकृति वक्र, जो स्वभाव से ही वक्र है, टेढ़ा है। कौन सा समास बनता है? तृतीया तत्पुरुष बन जाता है कि ऐसा आदमी जो स्वभाव से ही टेढ़ा है। अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक में आया है, प्रकृति वक्रः सः कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति। तो कौन है वे प्रकृति वक्र? दुर्वासा ऋषि है। तो ये जो महर्षि दुर्वासा है उनके लिए आया है, क्योंकि वहां प्रकृति वक्रः के साथ सह भी जुड़ा है और सह दुर्वासा का वाची है, इसलिए वह समास तृतीया तत्पुरुष हो गया है। और तत्पुरुष की विशेषता होती है कि उत्तरवर्ती पद प्रधान होता है। यहाँ वक्रः पद प्रधान है और वक्रः से ये बोध हो रहा है यह दुर्वासा के लिए आया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है, तो इसलिए प्रकृति वक्रः में तृतीया तत्पुरुष हो गया। लेकिन अगर वह लाइन देकर न दे और स्वतंत्र रूप से देख दे कि प्रकृति वक्रः में कौन सा समास है, तब कौन सा बनेगा? तब सुप्सुपा समास बनेगा, केवल समास बनेगा। जैसे भूतम पूर्वः इति भूतपूर्वः, पूर्वम भूतः इति भूतपूर्वः, वागर्थौ इव इति वागर्था, जीमूतस्य इव इति जीमूतस्येव, अधमः ऋणे इति अधमर्णः, उत्तमः ऋणे इति उत्तमर्णः, न एकधा इति नैकधा, न एकः इति नैकः। इस तरह से अवश्यम स्तुत्यः इति अवश्य स्तुत्यः। ये तमाम सारे समास सुप्सुपा के हैं, केवल के हैं। तो इसलिए प्रकृत्या वक्रः इति प्रकृति वक्रः ये केवल समास भी है, सुप्सुपा समास भी है। अब आप कहेंगे कि जनाब अंतर क्या आया? अंतर यह आया कि प्रकृत्या वक्रः प्रकृति वक्रः जब हम तृतीया तत्पुरुष में ले रहे थे तो वहां वक्रः पद प्रधान हो रहा था, और जब वक्रः पद प्रधान हो रहा था तो वहां महर्षि दुर्वासा के लिए अभिव्यंजना कर रहा था वह। परंतु यहाँ केवल इतना ही अर्थ होगा, यहाँ कोई पद प्रधान नहीं होगा, क्योंकि केवल में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो प्रकृत्या वक्रः का इतना ही अर्थ होगा, स्वभाव से टेढ़ा, और वहां होगा स्वभाव से टेढ़ा व्यक्ति। इतना ही अंतर देगा, स्वभाव से टेढ़ा। अब यहाँ टेढ़े पर प्रधानता नहीं है, वहां स्वभाव से टेढ़ा व्यक्ति, वहां टेढ़ा पर प्रधानता है। तो इसलिए केवल समास भी बन जाएगा और तत्पुरुष भी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा प्रकृति वक्रः पदे समासो भवति, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष भी है, सुप्सुपा भी है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है, उभौ। भौ तो न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। माने ये सर्वादि गण में पढ़े जाने वाले 35 शब्द हैं, उस गण में आने वाला उभ शब्द भी है। और यहाँ द्विवचन में इसका उभव हो गया, इसलिए तीसरा विकल्प सही हुआ। आगे यथेत्यस्य ग्रहणम कस्मिन् अर्थे भवति। यथा, इस पद का ग्रहण किस अर्थ में होता है? क्या आप जानते हैं कि 4 अर्थों में होता है? योग्यता, दीप्सा, पदार्थान्नतिवृत्ति और सादृश्य। तो यहाँ पर जो यथा इत्यस्य ग्रहणम कस्मिन् अर्थे भवति में देखिए, पहला है वीप्साया, यहाँ न भवति कह रहा है, नहीं होता, तो वीप्सा में तो होता है। सादृश्य, सादृश्य में भी होता है। पदार्थान्नतिवृत्तौ में भी होता है। कहाँ नहीं होता? पदार्थातिवृत्तौ, इसी में नहीं होता। तो ये चौथा वाला विकल्प यहाँ सही है। आगे अधिकाश पदे वर्तते, अधिकाश शब्द है, और अधिकाश में कौन सा समास है? सुप्सुपा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव है, क्या विग्रह होगा? बहुत सुंदर, काश्याम इति अधिकाश। जैसे अधिहरि है हरौ, माने हरि के विषय में, इति अधिहरि। अधि जो यहाँ अव्यय आया हुआ है, अव्ययी भाव में तो अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। जो अव्यय पहले नहीं रहते लेकिन उन्हें अव्यय बना दिया जाता है, उन्हें अव्ययी भाव कहते हैं। तो यहाँ आधि जो अव्यय है ये किस अर्थ में आता है? जो वहां विभक्ति शब्द कहा गया है वो केवल अधिकरण के अर्थ में ही प्रसिद्ध है।
इसलिए वहां ये ध्यान रखिएगा कि विभक्ति से सभी विभक्तियां अभिप्रेत नहीं हैं, बल्कि जो उद्धरण प्राप्त होते हैं वे चूंकि सप्तमी के ही हैं, इसलिए अधिकरण अर्थ में ही वह प्रसिद्ध है। इसीलिए वहां जो उद्धरण है अधिगोपम गोपी इति अधिगोपम अधिस्त्री, स्त्रियाम स्त्री के विषय में, अधिकाश काशी के विषय में, यानी जो भी आ जाएगा उसमें अधि लगाएंगे। अगर अंत में आ है तो उसे अ करेंगे, कोई अन्य स्वर है तो उसे भी ह्रस्व कर देंगे। यहाँ काशी है तो काशी को ह्रस्व कर देंगे। कोई एक सूत्र है बड़ा प्रसिद्ध, आप लोगों को मालूम होगा, कौन सा? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक। तो इसलिए पहले अव्ययी भावश्च के द्वारा उसकी नपुंसक लिंग संज्ञा करते हैं और फिर उसे ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्वादेश कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया प्राय हर जगह अपनाई जाती है जहां जहां ह्रस्वादेश हुआ है। तो अधिगोपाम को अधिगोपम कर देते हैं, अधिकाशी को अधिकाश कर देते हैं, अधिनदी को अधिनदी कर देते हैं, अधिस्त्री कर देते हैं, बहुत सारे शब्द बना देते हैं। तो यहाँ अधिकाश काश्याम काशी के विषय में इति अधिकाश क्या व्ययभाव समास बन जाता है। तो यहाँ दूसरा विकल्प भी सही है। आगे है द्विगुश्च सूत्रम अस्ति। द्विगुश्च के सूत्र है, देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है जो बहुत प्रचलित सूत्र होते हैं वे किस तरह के सूत्र हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये बीच बीच में आपको पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रखने की ही बात है। यहाँ कौन सा है? कह रहे हैं द्विगुश्च, ये जो सूत्र है ये संज्ञा सूत्र है कि विधि सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है कि अधिकार सूत्र है? तो यहाँ संज्ञा सूत्र है, पहला वाला विकल्प सही है। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियमेव च तिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र मुच्यते। 6 प्रकार के सूत्रों में ये यहाँ संज्ञा सूत्र है। महाराजः पदे समासान्तः प्रत्ययः कः? कई बार पूछा गया। महान चासौ राजा इति महाराजः, यहाँ कौन सा प्रत्यय? ये टच प्रत्यय है। राजाः सखिभ्यश्च टच, ये इसका सूत्र है। राजन शब्द से, अहन शब्द से और सखी शब्द से समासांत टच प्रत्यय हुए। अब ये टच अंग्रेजी वाला नहीं है, ये ट ए च 3 वर्ण आते हैं। ट का लोप हो जाता है, ट की चुटू से इत संज्ञा, टकार के हलंतम से इत संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप अ बचता है, वही अ जुड़ जाता है। तो वही अ यहाँ जुड़ गया है। महाराजन की जो टी अन है के जगह पर ये बैठ गया है तो बन गया महाराज। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय लाया जाता है और सकार को रुत्व विसर्ग कर दिया जाता है, तो महाराज बन जाता है। पूछेगा कि महाराज शब्द का रूप निम्नलिखित में से किसके अनुसार चलता है? राजन के अनुसार, राम के अनुसार, हरि के अनुसार, इनमें से किसी के अनुसार भी नहीं। तो आप किसके अनुसार कहेंगे? राम के अनुसार, न कि राजन के अनुसार, क्योंकि अब ये आकारांत शब्द बन बैठा। राम रामौ रामा, महाराजा महाराजौ महाराजा। महाराज से निवेदन करता है, महाराजाए निवेदयति, ये बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है, टच। 8वें का 9वां है पीताम्बरम इत्यस्मिन् कः समासः। कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, उक्तौ द्वौ एव, माने ऊपर के दोनों सही हैं, या तत्पुरुष है या तत्पुरुष है। पीताम्बरम में कौन सा समास है? अब देखिए पीतम च तत् अंबरम, क्या पीतम अंबरम पीला कपड़ा, कपड़ा कैसा है? पीला है, तो पीला उसका विशेषण है। अब विशेषण होने के कारण हो गया पीतम अंबरम पीला कपड़ा, विशेषणम विशेषेण बहुलम, ये सूत्र होता है और कर्मधारय समास बना देता। लेकिन मान लीजिए कोई सामान है, ये है, इस पर आप पीला कपड़ा छोटा सा पहना दीजिए। छोटे छोटे भगवान कभी कभी बनाए जाते हैं, उन्हें कपड़े भी पहनाए जाते हैं, तो आपने पहना दिया, तो ये क्या हो गया? ये पीताम्बरम इदम वस्तु अस्ति, ये वस्तु है ना, और वस्तु तो नपुंसक लिंग में होती है। वस्तु वस्तुनि वस्तुनि उसका रूप चलता है। या मान लीजिए कोई फल है, वो भी नपुंसक लिंग में है, कपड़ा पहना दीजिए, तो इदम फलम पीताम्बरम अस्ति,
ये फल पीतांबर है, तो यहां पीतांबरम फलम का विशेषण बन बैठा। अब पीतांबरम किस समास में चला गया, बहुव्रीहि में हो गया। तो पीतम अंबरम यस्य तत् पीतांबरम बहुव्रीहि हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि झट से जरा से परिवर्तन से समास बदल गया। इसलिए यह केवल विग्रह पर निर्भर करता है। लोग बताते हैं कि पीतांबरम कहेंगे तो कर्मधारय, पीतांबरः कहेंगे तो बहुव्रीहि। तय मूर्खा हसन, क्योंकि पीतांबरः तो है ही है बहुव्रीहि, लेकिन स्त्रीलिंग में पीतांबरा और नपुंसक लिंग में पीतांबरम भी बहुव्रीहि है। अब विग्रह अगर आप इतना ही करते हैं कि पीतम अंबरम, तो हो गया कर्मधारय। अगर आप कहेंगे पीतम अंबरम यस्य तत्, पीला कपड़ा है जिसका ऐसा सामान, ऐसी वस्तु, ऐसा फल, तो बहुव्रीहि हो गया। तो इसलिए दोनों ही समास यहां विराजमान है। पिछली बार देखिए समास वाक्यों को देकर पूछ लिया गया, एक लाइन दे दिया गया, पूछा कौन सा समास है। बड़ा टेक्निकल था भाई, एक एक सवाल आप पर असर डालता है, जान लीजिए। तो इसलिए आप सामान्य रूप में न लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास तो ऐसे ही हैं जिनका 115 है, 16 है, 14 है, बिल्कुल पहुंच कर एक सवाल से। मेरा एक विद्यार्थी वो बैठा हुआ है बगल में, खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, 116 था इनका। अब एक सवाल से इनका रुक गया। तो अब ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। तो इसलिए भाई जहां कंपटीशन बढ़ रहा है, पिछली बार की 1/3 सीट हो गई है और संख्या भी देख रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ने के क्रम में भी अभ्यर्थी बढ़े होंगे। इसलिए अब कहिए कि सामान्य अध्ययन से काम हो जाए तो जरा कठिन है। 2 महीने 3 महीने जो भी समय है, पुस्तक कीट हो जाइए और एक एक चीज को आप उघाड़ कर उठा करके देखिए। तो इसलिए यहां द्वौ उक्तौ द्वावेव सी विकल्प सही है। तो आप कहेंगे 9वें में सी विकल्प सही। अगला है द्वित्राह पयो बिंदवः, मैंने दुए 3 बूंद जाती हैं। कहाँ आया था ये, नीति शतकम में आया है। कहा यद्धांतरा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महदवाधनम, यही आया था। जहां चातक पक्षी का वर्णन आया था, मेरे चातक तो आया ही था। वहां जब विधाता जितना लिखे रहते हैं उसको उतना ही मिलता है। तो सूक्ष्मा एव पतंति चातक मुखे द्वित्राह पयो बिंदव, कहा कि 2-3 बूंदे ही चातक पक्षी के मुख में पड़ती है। यहाँ द्वित्राह और पंचशाह 2 शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए हैं। यहाँ द्वित्राह उसमें आया हुआ है। अब कहेंगे द्वौ त्रयो, 2 अथवा 3। अब ये क्लैरिफाई नहीं है। अब इसमें द्वि और त्रि में डच नाम का प्रत्यय लग गया अंतिम वाली संख्या में, समासांत प्रत्यय है डच। तो मोबाइल पहले आता था हच, अब वो हच था तो उसी तरह का ये भी है कुछ डच। तो याद रखेंगे ये डच नाम का प्रत्यय। तरह के कई प्रत्यय हैं, खच है, खस है और तमाम अच है और घई है। तो घई वही तो मान लीजिए थोड़ा हट कर ट्रैक से है, लेकिन ये शच, डच, खच, खस ये सब थोड़ा एक जैसे। तो यहां पर आपका प्रत्यय लग जाएगा डच। अब ये जब डच लगता है तो डच का लोप हो जाता है, अ बचता है। वही अ बैठ जाता है त्रि के ई के जगह पर, हट जाता है, अ बैठ जाता है, द्वित्र बन जाता है। अब यहाँ 2 है कि 3 है, तो ये क्लैरिफाई नहीं है, इसलिए बहुवचन में बना दिया द्वित्राह पयो बिंदवा। बिंदवा में बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में द्वित्राह भी बनाया कि 2-3 बूंदें उसके मुंह में पड़ती है। तो यहाँ द्वौ त्रयो द्वित्राह, यहाँ 4 थे, बहुव्रीहि है। क्या के अर्थ में बहुव्रीहि समास बन जाता है, क्योंकि ये पयो बिंदव का विशेषण है। तो अब ये लाइन देकर पूछ लेगा कि द्वित्राह पयो बिंदवः इत्यस्मिन् द्वित्राह इति पदम विद्यते द्वित्राह इत्यस्मिन् पदे कः समासः। तो आप पहला कहेंगे बहुव्रीहि। तो यहाँ पहला ही विकल्प सही है 10वें का ए, बहुव्रीहि। आगे है गवाक्षः पद से विग्रहो भविष्यति। गवाक्ष ये भी आया था, पहले आया था। तो ये गवाक्ष, इसका विग्रह क्या होगा? पहले तो ये देखिए गवाक्ष शब्द का लोक में प्रचलित अर्थ क्या है। गवाक्ष माने झरोखा, खिड़की या रोशनदान।
तो इसको गवाक्ष कहते थे। कैसा होता था ये? गायों की आंखों की तरह होता था, और इसलिए जैसे गाय की आंख वैसे बीच बीच में छेद रोशनदान में कर देते थे ताकि हवा आवे, ऑक्सीजन खुलकर आवे। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है ज्यादा, लिहाजा ये निकल जाए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर भागती है, ठंडी नीचे की ओर आती है, तो निकल जाए। तो यहाँ गवाक्ष है शब्द समासांत प्रकरण में आया है, पांचों से हट करके। तो अब इसका विग्रह क्या बनेगा? यहां देखिए चाटू है, गवा नाम अक्षी, गायों की आंख ना, गवाम अक्ष है, गायों की। अब यहां पहली बात तो गो शब्द है, गवाम बनता है, गवा नाम बनता ही नहीं, तो इसलिए पहला विकल्प तो ऐसे ही गलत है। कुछ लोग ऐसे ही होता है जो राम का रूप एक ठुरटे रहते हैं, बालक का सब रूप उसी के हिसाब से चला देते हैं। एक अच्छे शिक्षक जो संस्कृत में पढ़ाते थे लोगों को, संभाषण सिखा रहे थे, अल्लाह बाई चांस मिले तो कहा भवान से किम नाम दे। ये बड़ा आश्चर्य हुआ, भवान से, भवान से पदम निष्पद्यते संस्कृत भाषा, भवतः इति पदम निष्पद्यते पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे भवत्याज पदम निष्पद्यते, यदि भवान से पदम कुत्र निष्पद्यते, ऐसा समस्या वर्तते, एते संस्कृतज्ञाः कथ्यन्ते जनी। तो इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो तीसरा विकल्प है यहां गवाम अक्ष इव, गायों की आंख की तरह, गायों की आंख की तरह। तो यहां गवाम अक्ष इव, अक्षी की आंखों का वाचक संस्कृत का शब्द है, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी रूप चलता है। तो गायों की आंख की तरह, कितना कहा, कौन सा समास बनेगा? ये गवाम अक्षीव षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा, माने गायों की आंख की तरह, माने तत्पुरुष समास बन जाएगा। अब अगर किसी सामान का अवबोध इतने से ही हो जाता है तो फिर आगे नहीं चलाया जाता। तो गवाम अक्ष इव गवाक्ष है, ये खिड़की के अर्थ में स्पष्ट हो जाता है, इसलिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। कभी कहा जाता है कि हरिणी दृश्य, माने हरिणियाः दृश्य इव दृश्य यासाम ता हरिणी दृश्य, उसकी दृष्टि की तरह दृष्टि है जिसकी ऐसी स्त्री। तो एक ट्रैक और आगे बढ़े, एक सोपान और आगे बढ़े तो बहुव्रीहि में पहुंच जाता है। लेकिन अगर अर्थावबोध पहले ही हो जाए तो फिर तत्पुरुष को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये तमाम समासों की विशेषता में है। तो इसलिए यहां पर गवाम अक्ष इव है, ये सी समास, सी वाला विकल्प सही है और तत्पुरुष समास है। आगे है द्विगुर भवति, माने 12वां द्विगुर भवति द्विगु समास होता है नपुंसके, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, सर्वेषु लिंगेषु, माने सभी लिंगों में। तो द्विगु भवति, द्विगु समास किस लिंग में होता है ना, टक्कर का है। तो द्विगु समास, द्विगु शब्द या द्विगु समास किस लिंग में दिखाई पड़ता है? सब कहते हैं कि भाई नपुंसक लिंग में दिखाई पड़ता है। तो जहां जहां द्विगु रहता है, संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पहले जहां दिखाई पड़ती है अमूमन द्विगु है, तो ये नपुंसक लिंग में होता है। स नपुंसकम से नपुंसक लिंग संज्ञा हो जाती है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। इसलिए ये तीनों लिंगों में होता है। नपुंसक लिंग में केवल तब होता है जब समाहार अर्थ विवक्षित होता है। क्या है तो बदल लीजिए। तो करना है उसको भी कर लीजिए। तो द्विगुर भवति, द्विगु समास होता है ये तीनों लिंगों में से। पंच कपाला, पंच कपाला पुल्लिंग का शब्द है,
तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये सूत्र है। माने तद्धित प्रत्यय लगा हुआ हो और उत्तर पद परे हो, बाद हो, जैसे पंचगवधन, पहले पंचगम बन जाता है, फिर पंचगवधन आदि बनता है, उत्तर पद परे रहता है। और तीसरा है कहा समाहारे, समाहार अर्थ। तो समाहार अर्थ में ही केवल ये नपुंसक लिंग में होता है। जैसे त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवना नाम समाहार, ये तो नपुंसक लिंग में हो गया। और जरा समाहार अर्थ में ही उसमें भी देख लीजिए, कहा अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, यहां अष्टाध्यायी बन गया, अष्टाध्यायम नहीं बना। स्त्रीलिंग अपने आप ही आ गया, तो दूसरा तो हो ही गया। ये सब द्विगु हैं। पंचानाम पूला नाम समाहार है, पंचपूली, 5 पूड़ियां का समाहार इकट्ठा। इससे कम क्या देंगे, लोगों ने कोरोना में बांटा था, 5-5 का छोटा छोटा पैकेट है। ऐसे बहुत सारे। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, त्रिलोकी। स्त्रीलिंग वाले शब्द भी बन रहे हैं, तो स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी, तीनों लिंगों में द्विगु समास देखा जाता है। तो इसलिए यहां चौथा विकल्प सही हो गया, 12वां का डी, सर्वेषु लिंगेषु। अगला है कर्पूर गौरह से समास विधायकम सूत्रम किम। कर्पूर गौरह, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बड़ा प्रचलित श्लोक है, इसलिए सबको याद है। और उसका पहला शब्द है कर्पूर गौरम, तो वहां तो द्वितीया में है, शंकर का विशेषण बन बैठा है। तो यहाँ कर्पूर गौर है, कर्पूर है इव गौर, कर्पूर की तरह जो गौरवर्ण है, ऐसा गौरांग है जैसे कर्पूर होता है। कर्पूर भी व्हाइट होता है, वो आदमी भी व्हाइट है। तो अब ये जो कर्पूर है बिल्कुल चिकना व्हाइट, सॉफ्ट व्हाइट। तो ये जो कर्पूर है ये उपमान के रूप में विराजमान है पहले, तो इसलिए उपमान पूर्व पद तत्पुरुष है ये। जैसे घनैव श्यामः घन श्यामः, शंख है वो पांडर है, शंख पांडर है, शंख के समान धवल वर्ण वाला। ये ते बहवो शब्दा है सिंधी। तो इन्होंने कहा कर्पूर गौरह से समास विधायकम सूत्रम किम, विशेषणम विशेषण बहुलम नहीं जना। कुगति प्रादय है, ये भी नहीं बैठेगा। तीसरा है उपमानानि सामान्य वचन ही, सामान्य वचनों के साथ, सामान्य शब्दों के साथ, समर्थ शब्दों के साथ पूर्व में विद्यमान उपमानानि माने उपमावाचक, उपमानवाचक शब्दों का समास हो जाए और वह समास उपमान पूर्वपद तत्पुरुष कहलावे। तो तीसरा वाला सूत्र काम करेगा, उपमानानि सामान्य वचन ही, प्रसिद्ध है। नैतेषु किमपि, इनमें से कोई नहीं। तो खैर तीसरा विकल्प यहां सही है। अगला सवाल है 14वां है नदीद्वयम पदे समासो वर्तते। प्रविशति नदीद्वयम, 2 नदियां प्रवेश करती हैं, कहां? रामचरिते। तो इसलिए वहां प्रसंग आया हुआ है 2 नदियों का। कौन सी? तमसा है और प्रलापी नदी है। बने वहां नदीद्वयम प्रविशति, 2 नदियों का प्रवेश। तो वहां तमसा और वहां भागीरथी का भी जिक्र आया हुआ है, गंगा का भी। भागीरथी प्रसादात की कृपा से तुम्हें वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, किंतु मर्त्या, मनुष्यों का भला क्या कहना, चर्चा आई हुई है। तो नदी द्वयम प्रसिद्ध है, नदी नाम द्वयम इति नदी द्वयम। यहाँ द्वयम त्रयम चतुष्टयम एते शब्दाः सन्ति, इस तरह के शब्द हैं और उनमें नदी नाम द्वयम माने नदियों का 2 रूप। यहाँ द्वयम नपुंसक लिंग में एक वचन में प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि इनके साथ जुड़े हुए सारे शब्द एक वचन में हो जाते हैं नपुंसक लिंग। तो अब जैसे नदी द्वयम प्रविशतः नहीं है, प्रविशत एक वचन का क्रियापद भी होगा।
तो इसलिए नदी त्रयम प्रविशति, नदी चतुष्टयम प्रविशति, जो भी क्रियापद होगा एक वचन में ही हो। तो यहाँ नदी नाम द्वयमिति नदी द्वयम, अत्र तत्पुरुषः समासः, षष्ठी तत्पुरुषः, डी विकल्प यहाँ सही है 14वें में। और इसी तरह अगला है 15वां, किम अभवत विपिने हरिणी दृशः कथय नाथ कथम बत मन्य से। कहाँ का है ये? रामचरितम का है। और वासंती कह रही है कि हे नाथ, आप इस संबंध में क्या मानते हैं? कहा किम अभवत विपिने हरिणी दृशः इत्यस्मिन् हरिणी दृशरिति पदे कह समासः। हरिण्याः दृष्टिः इव दृष्टिः यासाम ताः हरिणी दृशः, विग्रह हो जाएगा, अभी चर्चा किया इसके पहले, और बहुव्रीहि समास हो जाए। तो यहां पहला विकल्प सही है, बहुव्रीहि। आगे पंचनदम इत्यस्मिन् समस्ते पदे कस्य समासांत प्रत्यय से योगः विद्यते। पंचनदम, पंचनदम इत्यस्मिन् समस्ते पदे, पंचनदम, यहां बाबूराम सक्सेना जी ने अपनी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में एक शब्द दिया है उपनदी, तो वैकल्पिक है उपनदी और उपनदम। तो ये उपनदी और उपनदम उन्होंने दोनों ही शब्दों का विन्यास दिया है। खैर वहां संख्यावाची पद पहले नहीं है, तो वहां नदीभिष्ट सूत्र काम नहीं करेगा। वहां उप समीप के अर्थ का वाचक अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, ये जो 16 अर्थों का वाही सूत्र है वह एक्शन करता है। लेकिन जब पंचनदम आता है तो यहां पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद नदीवाची है। तो ऐसी स्थिति में नदीवाची शब्द और पहले अगर संख्यावाची पद दिखाई पड़े तो उसमें अच प्रत्यय लगता है, तो वहां उनका वाला काम नहीं करेगा। माने जिस प्रत्यय की टच की बात उन्होंने की है, बजाय उसके अच प्रत्यय काम करेगा। ये बात काशिका में आई हुई है। वामन जयादित्य ने काशिका लिखा है। काशिका नामनी व्याख्या में पंचनदम शब्द में अच प्रत्यय की बात कही गई है। ये सवाल किसी भी स्तर पर पूछा जा सकता है। और यहाँ पंचा नाम नदी नाम समाहारः, ये उसका विग्रह होगा। तो आप पंचा नाम नदी नाम समाहारः पंचनदम, ये द्विगुण कर लीजिएगा। इसलिए ये अव्ययी भाव समास ही बनेगा। नदीभिष्ट सूत्र के द्वारा इसकी अव्ययी भाव संज्ञा होगी, माने अव्ययी भाव समास के अंतर्गत परिगणित होगा। और काशिका के आधार पर अच प्रत्यय लगेगा तो नदी का ई लुप्त होकर के अ के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये बात दिखाई पड़ती है। तो इसलिए यहां पर तीसरा विकल्प सी सही है। 17वां है निष्कौशाम्बी ही पदे वर्तते। ये आया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, यूजीसी में। देखिए संस्कृत व्याकरण किसी ग्रुप का स्पेशल नहीं होता। थोड़ा सा किसी में ज्यादा गरिष्ठ पूछ लिया जाता है, किसी में थोड़ा कम, लेकिन इसका ये भी लेवल नहीं होता कि हमेशा हल्का ही पूछा जाए। थोड़ा सा बढ़ चढ़ सकता है, इसकी कोई तराजू नहीं होती। अगर कोई व्याकरण का जानकार पेपर बना देता है तो क्लिष्ट हो जाता है, और अगर बहुत कम जानकार बनाता है तो 2 सवाल 4 सवाल लेकर के हाई कोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों तरह की समस्याएं आती हैं। लिंग ही पूछ लेता है तो एक शब्द का लिंग पता है, लेकिन उसका दूसरा तीसरा जो और कहीं प्रयोग आया है नहीं पता है। आप पुस्तकों को देखिए, गृह शब्द को नपुंसक लिंग लिखते हैं, लेकिन वह पुल्लिंग का भी शब्द, बहुवचन में गृह शब्द पुल्लिंग में भी आता है। गृहानुपैतुम प्रणयाद भिक्षवो भवन्ति नापुण्य कृताम मनीषिणः। अब शिशुपाल वध पढ़ा होगा तो ये भी जानेगा कि वहां गृहान आया है, गृहान बालकान रामायण की तरह आया है। लेकिन सामान्य आदमी गृहम गृह गृहान की तरह ही उसका प्रयोग कर लेता है, और जब कभी पूछा जाएगा तो दोनों लिंग लिखना चाहिए, लेकिन वो केवल नपुंसक लिंग लिख देगा। तो इसलिए ये चीजें धीरे धीरे ही संभव है, एक बार की नहीं आती। निष्कौशाम्बी ही माने निष्क्रांत है कौशाम्ब्याः, माने कौशाम्बी से निकला हुआ। कौशाम्बी यही बगल की नगरी है। कौशाम्बे न निर्वृता नगरी थी कौशाम्बी। यहाँ का राजा उदयन था, फिर ललित नायक के रूप में विख्यात रहा है। तो ये कौशाम्बी नगरी पुराने समय से ही प्रसिद्ध रही है। और
यहाँ निष्कौशाम्बी माने निष्क्रांत कौशाम्ब्या, यहाँ क्रांत आदि अर्थों में विद्यमान है ये। निष्क्रांत माने निकला हुआ, कहाँ? कौशाम्ब्या माने कौशाम्बी से निकला हुआ। तो यहाँ निष्क्रांत कौशाम्ब्या ये बनता है। अब आप जानते हैं कि जहां स्वपद विग्रह होता है वहां समास वैकल्पिक होता है, और जहां अश्वपद विग्रह होता है वहां समास। यहाँ कैसा विग्रह है? अश्वपद है, क्योंकि अपने पद से विग्रह अगर ना हो पावे, बढ़ जाए या घट जाए, तो उसे अश्वपद कहते हैं। तो यहाँ निस कौशाम्बी ही, निस और कौशाम्बी दो ही तो हैं। अब यहाँ क्रांत है तो और बढ़कर आ गया, निष्क्रांत कौशाम्ब्या। जब लौकिक विग्रह किया तो क्रांत पद अधिक हो गया, इसलिए ये विग्रह अश्वपद हो गया। और जब अश्वपद विग्रह है तो समास नित्य होता है, इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प सही है, नैत्यम। तो समास कब नित्य होता है, कब वैकल्पिक होता है, कब अश्वपद विग्रह कैसे दिखाई पड़ता है, कैसे स्वपद विग्रह हम देखते हैं, क्या आप देख सकते हैं पुस्तक में। और अहोरात्र पदे समासो विद्यते। अहोरात्र अहश्च रात्रिश्च तयोः समाहारः, इन दोनों का इकट्ठा होना तो समाहार द्वंद्व है ये है। अब आप कहेंगे समाहार द्वंद्व में तो नपुंसक लिंग होता है, यहां तो पुल्लिंग हो गया है, तब आप क्या करेंगे? वेरी गुड। रात्राहना हाह पुंसी, माने रात्रि शब्द अहन शब्द पुल्लिंग में हुआ करते हैं, पुंसी। जब पुल्लिंग में होते हैं तो पुल्लिंग में कर दिया। अब कोई कहेगा कि भाई पुल्लिंग में होते हैं तो फिर द्विठु हैं, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए। तो द्विवचन का प्रयोग होता है, जैसे सबका अहस्य रात्रिश्च द्विठु हैं, तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग कर देते रात्र। अब तो यहाँ पर जातिर प्राणिनाम एक सूत्र आया हुआ है, तो कहता है जातिवाची स्थिति बताने के अवसर पर, जातिवाची स्थिति को बताने के समय अप्राणिनाम, प्राणी भिन्न अवस्था में एकवत भाव हो जाता है, माने दो तीन के बजाय एक ही बचा रह जाता है, अर्थात एक वचन में ही उसका प्रयोग देखा जाता है। आपने वहां देखा था शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादिवेक्षणा काव्य की शिक्षाभ्यास हेतुस्तुद्भवे, वहां हेतु के बजाय हेतु का प्रयोग एकवत भाव हुआ है। और यहां भी एकवत भाव हो करके अहोरात्र एक वचन में बना हुआ है, द्विवचन में नहीं हुआ। तो इसलिए अहश्च रात्रिश्च तयोः समाहारः, ये द्वंद्व समास है, और कायदे से ये द्वंद्व है, और होना चाहिए दो के होने पर द्विवचन, परंतु नहीं हुआ। होना चाहिए समाहार में अगर एकवत भाव किया जाए तो नपुंसक लिंग में, परंतु हुआ लिंग में है, तो इसलिए पहला विकल्प सही है, 18वें का पहला। अगला 19वां है पीतांबर पीतांबरम पदे समासा है अस्ति, ये रिपीट हो गया शब्दांतर से। तो ये एक बार पहले आया है, कर्मधारे बहुव्रीहि द्वावपि सूक्तौ, सूक्तौ माने सुष्ठु, उक्तौ इति सूक्तौ जोड़ दिया गया है, कहा द्वावपि सूक्तौ, दोनों ही समास हैं, कर्मधारे बहुव्रीहि। अगला है फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न संघतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन्ते शुभिः समीहितुम्। कहाँ गाया है? किरातार्जुनीयम का वाक्य है, न संघतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः। इसके लिए आया है, दुर्योधन के ऐसे ऐसे लोग थे, जब बंजारा लौट कर आया और युधिष्ठिर के सम्मुख पहुंचा अनेचर, तो आया और उसने बताया, कहा कि महाराज ने तो हर तरह से सहारा ले लिया है, उसके जो सैनिक हैं प्राणपण से उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए जान देने को तैयार हैं। न संघता, वे इकट्ठे नहीं होते, ये इकट्ठे नहीं होते, इकट्ठे नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे? वेरी गुड। दुर्योधन के विरोध में इकट्ठे नहीं होते, तो इसलिए न संघता है एक विशेषण सैनिकों का, विरोध में एकत्रित नहीं होते। और दूसरा न भिन्न वृत्तयः, वे भिन्न व्यवहार वाले नहीं, तो इसलिए एक जैसे व्यवहार वाले, जो आदेश मिला सब एक साथ जुट करके करने लगे। 11 क्षौहिणी सेना थी के पास, कौरवों के पास,
और इसमें पैदल भी थे, हाथी से भी थे, घोड़े से भी थे और रथ से भी थे। और इसलिए ये अक्षौहिण्या प्रमाणम तो खांगाष्टैकद्विकैर्गजैहि रथै रेतैर्हरै स्त्रिगणैः पंचघ्नैश्च पदातिभिः। 2 लाख से ज्यादा सैनिक होते, 11 अक्षौहिणी उसके पास, यहाँ 7 ही अक्षौहिणी थी पांडवों के पास। तो यहाँ कहा न भिन्न वृत्तयः वाक्येस्मिन्, तो वाक्य में न भिन्न वृत्तयः है इत्यस्मिन् कः समासः। न भिन्न वृत्तयः में कौन सा समास है? थोड़ी देर पहले बताया था न एक है नैका, कौन सा समास? केवल समास। न एकधा नैकधा, कौन सा समास? केवल समास। बस वैसे ही है, न संघता है न संघता, केवल समास। न भिन्न वृत्तयः है न भिन्न वृत्तयः, केवल समास। तो ये केवल समास बन गया। लेकिन ये बड़ा चतुर है, इसने किताब की लाइन दे दी है। तो किताब की लाइन देने का मतलब ये है कि ये आगे भी चलेगा, माने ये अन्य अर्थ का भी प्रकाशन करेगा, अर्थात सैनिकों के लिए आएगा। ये कहेगा न भिन्न वृत्तयः है न भिन्न वृत्तयः, अत्र तो केवल समासः, परंतु न भिन्ना वृत्ति येषां ते न भिन्न वृत्तयः बहुव्रीहि। तो ये बहुव्रीहि समास बना देगा, इसीलिए तो लाइन दिया। तो ये हो गया न भिन्न वृत्तयः वाक्येस्मिन् न भिन्न वृत्तयः इत्यस्मिन् कः समासः। पहला सही है बहुव्रीहि, तो ये प्रथम विकल्प सही हो गया। अगला है अलंकुमारी पदे लिंगो वर्तते। अलंकुमारी इस पद में कौन सा लिंग है? अलंकुमारी ही, देखिए खुलकर आवाज नहीं आई, पीछे से कितने लोग भरे हैं। पुल्लिंग का है अलंकुमारी रयम युवा, ये नौजवान कुमारी के लिए अलम पर्याप्त है, तो इसलिए हरिष्ट पुष्ट मांसल है, इसलिए बस उसके लिए ठीक है, फिट है, विवाह किया जा सकता है। लेकिन जब वो भी न परमिट दे, पर और कन्या में लड़के ने लड़की देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा फाइनल। लड़की ने कहा कि आपकी ओर से न फाइनल। अब मैं भी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं, मेरे भी प्रश्नों का जवाब दे दें आप, तो इधर से भी फाइनल। उसने कहा कि ये बताइए विहाय शब्द कैसे बना है? उसने कहा ये विहाय चतुर्थी का एक वचन, जैसे रामाय वैसे विहाय। लड़की ने कहा कि बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए बिहस्य, लड़के ने कहा जैसे रामस्य वैसे बिहस्य षष्ठी का एक वचन, इसमें कौन सा दम है? बेदम का सवाल कर रही हो। उसने कहा अहम द्वितीया का एक वचन, जैसे रामम द्वितीया का एक वचन, उसे अहम द्वितीया का एक वचन। लड़की ने कहा यस्य षष्ठी चतुर्थी च बिहस्य च विहाय च यस्याहम द्वितीया स्यात्, जिसका अहम द्वितीया है, द्वितीया स्याम अहम कथम, उसकी भला मैं द्वितीया कैसे बन सकती हूँ, कैसे उसकी अर्धांगिनी बन सकती हूँ? और वहीं पर खारिज कर दिया है, तो इसलिए डिनाई कर दिया, हटा दिया है। लीजिए आपका रिजल्ट भी आ गया। शक्ति कोचिंग इतनी तेज है, जानिए। अलंकुमारी ही पदे लिंगो वर्तते, तो अलंकुमारी रयम युवा, ये यहाँ पर पुल्लिंग का शब्द है अलंकुमारी ही, तो यहाँ पहला वाला विकल्प सही है, पुल्लिंग। आगे है चित्रगुह पदे समास विधायकम सूत्रम वर्तते। चित्रगुह ये भी पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रा गावो यस्य सह, माने चितकबरी गायें हैं जिसके पास ऐसा कोई ब्राह्मण अक्सर गाय वाय की सेवा शुश्रूषा करता रहा पाठशालाओं में, सैकड़ों गायें। तो इसलिए कि गायें बड़ी पवित्र हैं, जहां बैठ जाएं स्थान पवित्र हो जाता है, जहां से चली जाती हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। लोगों ने कहा हम संगोष्ठी करेंगे। संगोष्ठी माने गोष्ठी, गायों के बैठने का स्थान। गायें चली हैं, अब चरने गई हैं, इसी में दिन में कुछ संगोष्ठी कर ली जाए, क्योंकि जब वहां बैठेंगे तो हमारा चिंतन बड़ा प्रखर होगा। तो प्रखर इसीलिए होगा कि वहां गौओं का जो गुणधर्म है, वैशिष्ट है, उस स्थान पर आ गया है। तो यहाँ हो गया चित्रा गावो यस्य सह चित्रगुहु। चित्रगुहु पदे समास विधायकम सूत्रम किम सहसुपा उगति प्रादयः चार्थे द्वंद्वः नैतेषु किमपि, कौन सा होगा?
नैतेषु किमपि माने इनमें से कोई नहीं, होगा कौन सा? वेरी गुड। अनेक मन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास बनता है, अकेला ही वहां पर पूरे समास का विधायक सूत्र है। अनेकम अन्य पदार्थ, माने अन्य पद के अर्थ में एक से अधिक पदों का समास होता है, जो पद समर्थ होते। तो अनेक मन्य पदार्थ के द्वारा होता है, वो है नहीं, इसलिए यहाँ चौथा विकल्प नैतेषु किमपि ये सही है। आगे है सप्तर्षय है तस्मिन् कः समासः। सप्तर्षय है, ये भी आया है। क्या विग्रह है? सप्त च ते ऋषयः, माने वे 7 ऋषि कौन से हैं? ये वही आकाश मंडल में जो 1 2 3 4 5 6 7 उच्छल तारा की तरह दिखाई पड़ते। पहले 4 ये लगभग वर्गाकार, और उसके बाद ये पूंछ की तरह 1 2 3, तो ये 7 तारे हैं। ये सप्तर्षि के प्रतीक है। इन्हीं को विज्ञान पुच्छल तारा कहता है, पूंछ वाला तारा है। तो ये है सप्तर्षि। इनके कहने से उन्हीं 7 ऋषियों का अवबोध होता है। तो उन्हीं 7 ऋषियों का अवबोध हो रहा है जो फिक्स हैं, इसलिए ये संज्ञा अर्थ को व्यक्त करते हैं। और सूत्र है समास में दिक् संख्य संज्ञायाम। दिशावाची शब्द या संख्यावाची शब्द अगर पहले हो और बाद वाले शब्द को जोड़ करके संज्ञा किसी का नाम बता रहा हो, तो फिर वह समास तत्पुरुष संज्ञक हो। तो यहाँ सप्त और ऋषय, ये 2 शब्द हैं। सप्त संख्यावाची है, पहले है, और बाद में ऋषि शब्द के साथ जुड़ रहा है, और एक संज्ञा बता रहा है, माने 7 ऋषियों का इकट्ठापन बोधित करा रहा है, उनकी संज्ञा नाम बता रहा है। इसलिए ये सप्त चते ऋषय है, इति सप्तर्षय ये बनता है। और यहाँ नपुंसक लिंग नहीं होता, क्योंकि समाहार अर्थ विवक्षित नहीं है, लेकिन 7 ऋषियों में कोई अलग नहीं है, कोई अन्य नहीं आ सकता, इस अर्थ में संज्ञा अभिव्यक्त होती है। तो यहाँ सप्त चते ऋषय ये प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अनुवाद में 5 ब्राह्मणों को भोजन दो, लोग कहते हैं पंच ब्राह्मणेभ्यो भोजनम दे। वाक्य सही है? कदापि नहीं सही है, इसलिए कि वहां पंच ब्राह्मणेभ्य में समास हो गया सप्तर्षय की तरह। आइए तब होगा जब संज्ञा की व्यंजना होगी। वहां 5 ब्राह्मण तो कोई भी हो सकते, ये तो 7 ऋषि फिक्स हैं। तो इसलिए वहां दोनों में अलग अलग विभक्ति लगेगी। पंचभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भोजनम दे, ये बनेगा। आपको लगेगा कि वाक्य बिल्कुल सही है, पर सही नहीं होता। तो इसलिए काम एथेंटिक करना होगा, काम सही रूप में करना होगा। हम अनुवाद करते तो हैं, लेकिन सही करते हैं कि नहीं, ये भी समझना होगा। तो ये हो गया आपका सप्तर्षय है तस्मिन् कः समासः। यहाँ दूसरा वाला बी विकल्प सही है, तत्पुरुषः। आगे है अधोलिखितेषु अशुद्धो वर्तते। 2 ही प्रश्न और बचे रह गए हैं। अधोलिखितेषु अशुद्धो वर्तते माने कौन सा अशुद्ध है? पंचकुमारी, ये शुद्ध है। पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इति पंचकुमार, 5 कुमारियों का एकत्रीकरण। तो यहाँ नपुंसकलिंग में दीर्घ ईकार को ह्रस्व हो गया, और सन नपुंसकम से इसकी नपुंसकलिंग संज्ञा हो गई, क्योंकि यहाँ समाहार अर्थ के में समास हो रहा है द्विगु। तो पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इति पंचकुमारी, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा। इसी प्रकार से त्रयाणाम कटूनाम समाहारः इति त्रिकटु, 3 कटु है, जो 3 प्रकार के हरण, बहेड़ा और आंवला तीनों आते हैं पेट के लिए, ये बड़े फायदेमंद होते हैं। तो को कहा जाता है त्रिकट। पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इति पंचकुमारी। और दूसरा है कृष्ण चतुर्दशी। कृष्ण चतुर्दशी में कौन सा समास बनेगा? आज तो खैर द्वादशी है। कृष्णा चासौ चतुर्दशी इति कृष्ण चतुर्दशी, माने कृष्ण पक्ष वाली चतुर्दशी। कृष्णा चासौ चतुर्दशी, आवाज कम गई क्या? कृष्णा चासौ चतुर्दशी से कृष्ण चतुर्दशी, कौन सा समास बनेगा? कर्मधारय बनेगा। विशेषणम विशेषेण बहुलम, तो इसलिए बहुलता से समास बन जाएगा। कृष्णा चासौ चतुर्दशी कृष्ण चतुर्दशी, ये भी सही है। और प्रतिजनः, तो यहां हो जाएगा प्रतिगतः जनः इति प्रतिजनः, प्रतिगतो जनः इति प्रतिजनः,
माने विरोधी आदमी, विरोधी पुरुष, इस अर्थ में हो जाएगा। तो प्रतिगतो जनहिति प्रतिजनः, और यहां सूत्र आया हुआ है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। प्रादय माने प्रय आदि का, गताद्यर्थे गत आदि अर्थों में प्रथमया माने प्रथमा वाले सुबंत के साथ समास बनता है। जैसे प्राचार्य, प्रगतः आचार्य इति प्राचार्य, माने आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ आचार्य, दूर गया हुआ आचार्य से कहेंगे प्राचार्य, न कि प्रकृष्टः आचार्य। वहां प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया प्रगतः आचार्य, वैसे यहां भी है प्रतिगतो जनः इति प्रतिजनः। तो ये प्रतिजनः तीसरा वाला विकल्प ये भी अर्थ दे रहा है, माने विरुद्ध व्यक्ति, तो ये भी सही है। प्रतिगतो जनः इति प्रतिजनः, ये भी समास में प्रादि समास के अंतर्गत सही विकल्प है। चौथा है अस्ति क्षीरी। तो ये है अस्ति विद्यमानम क्षीरम यस्याह सा। अस्ति विद्यमानम क्रियापद भी हो जाता है प्रयुक्त। देख लीजिए कभी कभी समास में ये भी होता है। अस्ति आप कहेंगे, अस्तिस्तः संति रूप चलता है अस का, तो सुबंत सुबंत का ही समास बनता है, लेकिन ये अस्ति तो तिङंत है और उसके साथ भी सुबंत जुड़ा है। तो अस्ति विद्यमानम क्षीरम यस्याह सा, जिसमें क्षीर माने दूध विद्यमान है, ऐसी गाय माने दुधारू गाय। अब कौन छोटी गाय माने जो आधा लीटर एक पाव देती है, कौन रखना चाहता है? रामदेव भी कह रहे हैं गाय का देसी घी, है कि देसी गाय का घी। गाय का देश में तैयार किया गया घी गाय का देसी घी है, लेकिन ये नहीं कहते देसी गाय का घी। देसी उधर लगा दें तो फिर वही 9 भर पाव भर देने वाली जो छोटी गाय हैं, माने भारतवर्ष वाली ओरिजिनल, जिनका 50 ग्राम 100 ग्राम ही लीटर भर के बराबर होता है, वह गुणवत्ता रखता है, तो घी कितना निकलेगा। तो इसलिए बड़ी होशियारी से कहते हैं देसी गाय का घी नहीं, गाय का देसी घी। और वही पैकेट में चल करके आजकल बढ़ गया होगा रेट। तो फिलहाल अस्ति क्षीरी माने अस्ति विद्यमानम क्षीरम यस्याह सा, अस्ति क्षीरा बनता है। अस्ति क्षीर शब्द में अजाद्यतः स्टाप से टाप प्रत्यय अदंत की विवक्षा में लगता है, इसलिए अस्ति क्षीरा बन जाता है। यहाँ अस्ति क्षीरी नहीं बनता, तो अस्ति क्षीरी शब्द गलत है, अस्ति क्षीरा सही है। तो चौथा विकल्प गलत है। और फिर अंतिम प्रश्न है 25वां, पिता मात्रा समास सूत्रम वर्तते। माने पिता मात्रा, मात्रा माता शब्द के साथ पिता भर शेष रहता है। माने माता और पिता अगर दोनों शब्दों के साथ कोई समास बन रहा हो तो उसमें एक ही ठू बचा रह जाए पिता, इसलिए एक ठू बचा रह गया पितरऊ। पितरऊ माने माता च पिता च, मातृ शब्द का लोप हो गया। तो इस सूत्र से मातृ शब्द का लोप हो जाता है विकल्प से, तो बन जाता है पितरऊ। लेकिन पक्ष में बना भी रहता है तो दूसरा भी शब्द बनता है माता पितरऊ। अब माता च पिता च माता पितरऊ, माता च पिता चेति पितरऊ, न कि पिता च पिता चेति पितरऊ, इन बनाइएगा। तो ये पिता मात्रा समास सूत्रम वर्तते। संज्ञागतम विधिगतम परिभाषागतम अधिकारगतम, ये है विधिगतम। ये विधि सूत्र है ना, विधि बता रहा है ये ऐसा होगा, अर्थात एक ही शेष रहेगा विकल्प से, तो ये विधि बता रहा है, इसलिए विधि सूत्र के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से 25 सवाल है। अब ये 25 सवाल हो गए। अब देखिए ये जो आपका टेस्ट संपन्न हुआ है, ये सबका नाम सहित कैंडिडेट आईडी सहित, अब ये कैंडिडेट आईडी बन गई है। दरअसल बहुत सारे लोगों ने ये इच्छा व्यक्त की कि हमें हर बार टेस्ट श्रृंखला में सम्मिलित किया जाए। मैं पहले ऐसा कभी नहीं करता था, अपने इंटरनल विद्यार्थियों को ही टेस्ट में सम्मिलित कराता था। लेकिन फिर मैंने इस बात की चर्चा की, कुछ लोगों ने डायरेक्टर साहब के पास भी फ़ोन किया, तो राहुल पांडे जी जो संस्थान के डायरेक्टर हैं, बड़े उदार हृदय हैं, इन्होंने ये परमिट दे दिया कि ठीक है, जब 10 श्रृंखला संपूर्ण वाली होगी तो विचार उस पर सब लोगों के साथ किया जाएगा। अभी पूर्णतया निःशुल्क रूप में ये श्रृंखला हर शनिवार को समय शाम करते
सब लोग जो जहाँ पर भी हैं सब कहीं न कहीं से संस्कृत से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए और हर एक सप्ताह में ये बता भी दिया जाएगा, पेपर में लिखा होगा कि अपने अगले सप्ताह जो टेस्ट होगा किस तारीख को होगा और किस विषय पर होगा। ध्यान रखिएगा, वो अनुवाद पर है तो अनुवाद की प्रक्रिया, वाच्य परिवर्तन, संख्यावाची अनुवाद और अनुवाद से जुड़े हुए जितने फैक्टर्स हो सकते हैं जो पीछे 20 साल में आए हैं, जिनके आने की संभावना है, वे पूछे जाएंगे। तो इसलिए अनुवाद रीढ़ की हड्डी है, ये मजबूत तो भाषा मजबूत, आप जान लीजिए व्याकरण मजबूत होगा। तो इसलिए तैयार होकर अगले सप्ताह के लिए भी आइएगा। अब देखिए कैंडिडेट्स ने मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर प्रथम रैंक प्राप्त हुई है श्रेया जी को। श्रेया कहाँ है? श्रेया को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है, इन्हें 100 अंकों में 82 अंक प्राप्त हुए हैं। श्रेया, अच्छा ये श्रेया जी हैं और हमारे यहाँ की विद्यार्थिनी भी हैं, तो इनको 86 अंक प्राप्त हुए हैं और इनको प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। बैठिए श्रेया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक दूसरी रैंक 1 ही अंक से कम है, और जो दूसरी रैंक है वह है हवलदार यादव जी। कहाँ है? हवलदार भी हमारे विद्यार्थी हैं, ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं। पिछली बार कुछ अंकों से ये फिसल गए थे, और फिसल क्या गए बेचारे, दुर्भाग्य था, उन्हें 10 सवाल रंग ही नहीं पाएंगे। इन्हीं के साथ रहने वाले अनिल यादव को सेलेक्ट हो गए, दोनों परम मित्र रहे, लेकिन हवलदार जी रुक गए। तो आज पहली टेस्ट श्रृंखला में इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्मृति पांडे जी को। स्मृति पांडे जी हैं यहाँ? कहाँ है, कौन है? हाँ अच्छा, स्मृता पांडे, बिल्कुल स्मृता पांडे जी हैं। ये हमारे यहाँ यूजीसी की छात्रा हैं मुख्य रूप से, लेकिन अध्ययन इनका भी बस थोड़ा सा बदलो। तो इन्हें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, इन्हें 75 अंक प्राप्त हुए। तो 100 में से 75 अंक प्राप्त हुए, और इनकी रैंक थर्ड है, तीसरा अंक। इन्हें भी करतल ध्वनि से का भी अभिनंदन कीजिए। इसी प्रकार निकेश यादव, निकेश यादव कहाँ है? निकेश यादव जी हैं, और ये निकेश जी भी हमारे विद्यार्थी हैं, ये भी यूजीसी के हैं, और इन्हें चतुर्थ रैंक प्राप्त हुई है, इन्हें 70 अंक प्राप्त हुए। तो इनका भी स्वागत कीजिए। और चतुर्थ रैंक 3 लोगों को मिली है। दूसरे हैं दीप नारायण तिवारी। दीप नारायण तिवारी भी खड़े हो जाएं, जिनके लिए अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये भी एक प्रश्न से रुक गए थे, तो इसलिए ये अच्छे विद्यार्थी हैं। इनकी पहुंच देखिए कि अच्छाई इनकी दिखाई पड़ रही है। चौथी रैंक इसके बाद प्राप्त हुई है मोनिका यादव को। मोनिका यादव कहाँ है? मोनिका जी अभी अभी इस बार हमारे यहाँ से जेआरएफ हो गई है, यानी ये हमारे यहाँ आई 4-5 महीने का अध्ययन रहा, उसके बाद फिर इन्होंने परीक्षा दी, रिजल्ट आया, तो हमारे यहाँ संस्थान में कम विद्यार्थी होने के बावजूद 2 जेआरएफ हुए, उनमें से एक मोनिका जी तो ऑफलाइन कक्षा से जुड़ी हैं। तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत कीजिए। और इसी प्रकार से फिर अभिषेक सिंह हैं, 5वीं रैंक प्राप्त हुई है, आपको 65 अंक प्राप्त हुए हैं। अभिषेक जी हमारे यहाँ टीजीटी के विद्यार्थी हैं। अभिषेक सिंह जी बड़े सक्रिय रहते हैं। और इसके बाद बहुत सारे लोग सूची में यहाँ पर हैं, नाम पढ़ दें। सबके पास मैसेज तो गया ही होगा, मैसेज मोबाइल पर गया थोड़ी देर में, हाँ इनको भिजवा दीजिए। टेलीग्राम पर भी ये चला जाएगा, और साथ ही साथ आपके मैसेज पर भी चला जाएगा। वैसे अभिषेक सिंह जी के बाद एक बार मैं 10 रैंक बोली देता हूँ। रिंकू सिंह जी हैं, जिन्हें 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। भूपेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिन्हें 60 अंक और 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। विनोद यादव हैं, जिन्हें 7वीं रैंक है, 55 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार विनोद यादव कौन है? बिंदु यादव हैं। अच्छा, बिंदु यादव जी हैं, ये 55 अंक प्राप्त हुए हैं।
और निहारिका यादव हैं क्या? कहाँ है निहारिका जी? है निहारिका। निहारिका यादव को भी 55 अंक प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से अच्छा, तो ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थियों की सूची है जो उस पर चली भी जाएगी। आप तक आपके अंक प्राप्त करा दिए जाएंगे। और फिर जो हमारी बातें थी, हमने पेपर हल करने संबंधी थी, ये भी बातें हो गई। अगले सप्ताह जो होना है वे भी बातें हो गई। और प्रत्येक सप्ताह आप निःशुल्क रूप में यहाँ पर आइए और समय से पहुँच करके 8:45 बजे तक अधिकतम समय यही रखा जाएगा हर बार। 8:45 पहुँचिए, 15 मिनट में अपनी बुकलेट फिलअप कीजिए, गंभीरता के साथ प्रश्नों का जवाब दीजिए। 10 बजे ऑनलाइन आकर के जितने अंक जिसे प्राप्त हुए रहेंगे उन्हें बताए जाएंगे। अब हमारे बीच में राजीव पांडे जी, जिनकी चर्चा अभी किए, थोड़ा सा बस 5 मिनट में आपको छोड़ते हैं, उपस्थित हैं राजीव पांडे जी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो लेक्चररशिप की परीक्षा हुई थी, उस लेक्चररशिप की परीक्षा में हमारे अनेक विद्यार्थी चयनित हुए हैं। राजीव पांडे जी की टॉप 10 में 5वीं रैंक है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। राजीव जी हमसे आकर के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही रूपों में मिले हैं, संबद्ध रहे हैं। मैंने जब सुना कि आपका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। और पिछली बार जब मिथिलेश जी के साथ ये संवाद हमारा ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें मैंने आपके नाम का भी परिगणन करा दिया था, मैंने नाम लिया था, परंतु उस समय ये उपस्थित नहीं थे। आज संयोगवश हमारे सामने उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि इन्हीं के वाणी से, इन्हीं के मुखमंडल से किस प्रकार तैयारी की जाए, कैसे इन्होंने कुछ अपने को आगे बढ़ाया और कैसे सफल हुए, जहां तक ये पहुंच गए और आज प्रवक्ता जैसे विशिष्ट पद को अलंकृत करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। और यह पद ऐसा है जो बड़ी तेजी से व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है। तो ये शिक्षा अधिकारी के पद को भी शीघ्र अलंकृत करें, यह इन्हें आशीर्वाद भी है। हम आहूत करेंगे कि राजीव पांडे जी आवें और अपने इस अनुभव के संदर्भ में संक्षेप में आप सबको कुछ बताऊं। नहीं लीजिए। बोलने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी संस्कृत के भाइयों को मतलब शुभकामनाएं कि जो मंडलिक सर के निर्देशन में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम यहाँ पर जीआईसी मेंस के लिए सर के मार्गदर्शन में हमने पढ़ाई की थी और हमको यूट्यूब के माध्यम से पता चला। हम गोरखपुर से यहाँ आए और कुछ दिन ऑफलाइन भी कक्षा लिए, उसके बाद से ऑनलाइन भी हम पढ़ने चले गए। ऐसी दिक्कत आ गई, मुझे ऑनलाइन घर पे जाके पढ़ना पड़ा। और सर की भाषा शैली और इतना गांभीर्य है कि जिसको आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। और कोई भी परीक्षा संस्कृत जगत की जो होगी उसमें यहाँ के बच्चे, हमको लग रहा है कि टॉप पोजीशन को अलंकृत करेंगे, ये ऐसा तो हमारा विश्वास है। क्योंकि हम भी आए थे तो हमको ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ने के बाद इतना अनुभव मिला और सर ने जो तैयारी करवाया, जो क्वेश्चन आंसर दिए, वह काफ़ी बहुत लाभदायक सिद्ध हो। और हमने सर के बताए हुए निर्देशों को पालन किया गंभीरता से, और जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं संस्कृत के उसमें हमने लगाया, का फल मुझे मिला। और मैं अपने सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ जुड़े हैं तो टीजी तो बहुत छोटी चीज़ है, इसके आगे आप उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भी परीक्षा को बड़ी आसानी से आप लोग पार कर लेंगे। टीजीटी तो आप लोग निश्चित रूप से निकाले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हमारी शुभकामना है कि आप जुड़े रहिए तब तक जब तक आपको संस्कृत में उच्चतर सफलता न मिल जाए। और संस्कृत के जितने भी प्रतियोगी हैं यहाँ से संपर्क करें, क्योंकि सर की के जैसा हमारी जानकारी में पूरे प्रदेश में नहीं कोई है जो पढ़ा सकता हो। क्योंकि जैसे गंभीर विषय को इन्होंने बड़े सरल तरीके से 2-3 माह में पढ़ाया। हमको तो बहुत ही अच्छा लगा और हम लाभान्वित भी हुए। और हम आगे सभी जितने भी संस्कृत के प्रतियोगी छात्र हैं उनसे कहेंगे कि मतलब आप डीजीटी की हायर तक की सफलता यहाँ सर के पास है, बस इनके मार्गदर्शन पर चलिए, इनका सुनिए। खाली आप सुनेंगे तो आपका खुद इतनी विद्वान हो जाएंगे कि आप दूसरों को बता सकते हैं। अब जिस ज़्यादा हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं इनकी तारीफ करूं, क्योंकि मुझे सफलता मिली है। मैं इस लायक नहीं था कि मैं लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करूं, लेकिन सर के निर्देशन में रहकर मुझे बड़ा अनुभव लगा। तैयारी किया, मुझे मनोनुकूल सफलता मिली है। मैं बहुत प्रफुल्लित हूं कि मैं इस संस्थान से जुड़ा। राहुल सर भी हमारा बहुत सहयोग किए। मैं आया हूं तो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प किया और मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित। आयोग में शिक्षक के महत्वपूर्ण पद की भूमिका का निर्वहन करने के लिए सर आपको निर्देशन में आने का सौभाग्य मिला कि मैं असंभव ही था, इस तरह के तैयारी नहीं। और पूरे प्रदेश में कोई भी संस्कृत पढ़ाने के तैयार नहीं था। ये बहुत ही खुशी का पल है कि 5वीं रैंक ले आए हैं पूरे जीआईसी प्रवक्ता में। बहुत कुछ इससे पहले भी आप लोग देख चुके होंगे। टीजीटी 2021 में विकास मिश्र ने पहला स्थान ले आया। जितने लोग आए हुए हैं और जितने लोग लाइव होंगे, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ें। ईश्वर चाहेंगे तो सभी लोग सफल होंगे। बहुत खुशी की बात होती है जिस अपेक्षा से लोग आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन से आप किसी कारण नहीं हो रहे, उसी कमी को आप दूर करें। और अभी आपका टेस्ट, यहाँ जो भी टेस्ट होंगे तुरंत आपको मैसेज के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा आपको मैसेज पहुंच जाएगा। यदि 25 क्वेश्चन आपको मिले, 50 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं, उस पर भी डिस्कस किया करें। देश बहुत सुबह से बातें हो चुकी हैं, देश आगे की बातें नेक्स्ट जो 2 तारीख को एग्जाम होगा उसके बारे में सर ने आपसे चर्चा किया। पुनः मैं राजू पांडे को बधाई दूंगा। ईश्वर इनकी और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चूंकि चर्चा हम लोगों की एक लंबे समय से हुई और लगभग सभी विषय उद्घाटित कर दिए गए। अब पुनः शनिवार को आज के ही समय पर सबको उपस्थित होना है। और जो लोग हमसे वंचित रह गए हैं, तो हमारे विषय में इस बीच बहुत सारे काल से नहीं जानते, उनको भी बताइए। यदि लाभ की अपेक्षा है तो वे भी आएं। तो ऐसी स्थिति में इस निःशुल्क अवतरण का निश्चित रूप से लाभ उठावें। और मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा हृदयगत भावों से कि अधिकाधिक लोग अपने गंतव्य लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें, उच्च पद प्राप्त करें। पूर्ववत मैं अपने प्रयास में लगा रहूँगा, ये आपको भी विश्वास दिलाता हूँ। और अपने बड़े भाई आर्य संस्थान के निदेशक महोदय, बार एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष श्री राहुल पांडे जी को भी विश्वास दिलाता हूँ। और इसलिए इस कार्य में मेरा सहभाग बना रहेगा। पुनः अगली मुलाकात शनिवार को होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद इतना समय देने के लिए, उपस्थित होने के लिए, हम लोगों को सुनने के लिए। और इस शुभकामना के साथ इस सभा का विसर्जन करता हूँ। धन्यवाद।